गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर में वर्तनी पढ़ेंगे। प्रत्येक भाषा में शब्दों को एक या अधिकाधिक स्वर व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है। इस लिखित रूप और वर्ण चिन्हों के योग को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ है वर्तन करना, अर्थात अनुकरण करना। वर्तनी भाषा के उच्चरित रूप का अनुकरण करती है। हिंदी की विशेषता यह है कि वह जैसे उच्चरित होती है वैसे ही लिखी भी जाती है। हिंदी में स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह निर्धारित है, जिन्हें व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है। वर्तनी को उर्दू में हिज्जे और अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है। जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना वर्तनी है। हम वर्तनी संबंधी कुछ जानकारियों का अभ्यास करेंगे। उन्हें लिखते एवं बोलते समय मनन करने से वर्तनी दोष निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। बचपन से ही हम वर्णमाला पढ़ते आए हैं। उसमें स्वर और व्यंजन लिखते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो हम देखते हैं। जिस प्रकार व्यंजन के साथ स्वर मिलाए जाते हैं उसी प्रकार व्यंजन के साथ व्यंजन भी मिलाए जाते हैं। उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पहले हम वर्णमाला के अक्षर कैसे लिखे जाते हैं वह पढ़ेंगे। जैसे ख ख लिखना है हमें, तो हम र और व की तरह नहीं लिख सकते। ख को ख की तरह लिखना होगा। उसमें क्या डिफरेंस है? तो र और व के बीच में गैप है और ख में र और व जो है वो जुड़ जाते हैं। आपने ख कितनी बार लिखा है आप समझ सकते हैं। र व का मतलब होगा दानेदार और ख का मतलब होगा ख। घ पर पूरी तरह सिरोरेखा होती है, जबकि त वर्गीय व्यंजन ध पर पूर्व का गोल वाला हिस्सा शिरा मूड़ा होता है और मूड़े भाग तथा सिरोरेखा के बीच रिक्त स्थान रहता है। इसी तरह थ, भ, य, श, क्ष और श की लिखावट में ऊपर से मूड़े भाग के ऊपर शिरोरेखा नहीं होती है। भ के ऊपर पूरी तरह से सिरोरेखा देने से वो म का भ्रम पैदा होता है। आप वर्णमाला में देख सकते हैं। निम्नांकित संयुक्त अक्षर एवं संयुक्त अक्षरों के जिन शब्दों में उपयोग हुआ है ऐसे शब्दों का अध्ययन हम करते हैं। संयुक्त अक्षर में आप लिखते हैं तो कैसे चेंज होगा आप देखें। जिस प्रकार व्यंजन के साथ स्वर मिलाए जाते हैं उसी प्रकार व्यंजन के साथ व्यंजन भी मिलते हैं। उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के व्यंजन हैं और उन्हें मिलाकर लिखने से अलग अलग नियम है। खड़ी पाई वाले व्यंजन जैसे कि ख, ग, च, त, श, श आदि संयुक्त रूप बनाने के लिए खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। जैसे हम लिखें मग्न, तो ग की खड़ी पाई है वो हम छोड़ देंगे। जहाँ पे हमें संयुक्त अक्षर लिखने हैं वहाँ पे। कच्चा, तो च जो आधा है उसकी खड़ी पाई निकल जाएगी। त्याग, तो त की खड़ी पाई जो है वो निकल जाएगी। पथ्य, तो प और थ की खड़ी पाई है वो निकल जाएगी। दूसरा नियम है ऐसे वर्ण जिनके मध्य में खड़ी पाई आती है उन्हें मिलाने के लिए खड़ी पाई के बाद घुंडी वाला हिस्सा छोड़ दिया जाता है। जैसे क और फ के बीच में खड़ी पाई आती है, अतः पक्का ऐसा हम लिखे तो वो उसमें क का बाद का हिस्सा है वो कट जाएगा। रफ्तार लिखा जाता है। मानक वर्तनी रूप में पक्का ही लिखना चाहिए। उसके बाद का नियम है बिना पाए वाले व्यंजनों को, जैसे कि ट, ठ, ड, छ, ढ, ह आदि में हलंत लगाकर लिखना चाहिए। जैसे छुट्टी, तो ट के नीचे हम एक छोटी लिटी करते हैं उसे हलंत बोला जाता है। क ख ग घ में पूर्ण तब बनता है जब उसके साथ स्वर हो। बिना स्वर के वो आधे अक्षर है। तो आप लिखना चाहे कि
पद्य, तो ध जो लिखेंगे वहाँ पे खड़ी पे वो दूर हो जाएगी। और राष्ट्र लिखे तो ट्र में क्या होगा, नीचे अलग से र का उच्चारण होगा। आपको ये नियम जो है वो अच्छे से समझने हैं ताकि आप जब भी हिंदी लिखें तो सही लिखें। इसके बाद का नियम है अनुस्वार और चंद्र बिंदु का। ये हमने व्यंजन को देखा। इसके बाद है अनुस्वार और चंद्र बिंदु का। ऊपर दिए गए उदाहरणों में अंत, दंभ, पंच इत्यादि में जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसे हम अनुस्वार कहते हैं, और आत, दात, पांच इत्यादि में जिस चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसे हम अनुस्वार या चंद्र बिंदु, अर्ध अनुस्वार या चंद्र बिंदु कहते हैं। दोनों में अंतर है, वो आपको समझना होगा कि पूर्ण अनुस्वार किसे कहते हैं और अर्ध अनुस्वार किसे कहते हैं। पूर्ण अनुस्वार अंग, न्य, अण, न और म इन अनुनासिक पंचम वर्णों की सहायता से भी लिखा जाता है। जब इनमें प्रत्येक अपने वर्ग के अक्षर के साथ संयुक्त वर्ण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तब वहाँ अनुस्वार हो जाता है। जैसे हम कुछ शब्द देखें कि शंख, अंजन, चंचल, घंटा, डंडा, चंदन, संत इत्यादि। और अर्ध अनुस्वार का उच्चारण पूरे अनुस्वार की अपेक्षा कोमल और हल्का होता है। इस पूरे अनुस्वार की भांति अनुनासिक वर्ण के साथ नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के लिए अंत को हम अ, न आधा और त ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पर आँख को आँख नहीं लिख सकते। आँख के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु आएगा तो वहाँ पे न आधा हम नहीं लिख सकते हैं। अतएव जहाँ अनुस्वार का उच्चारण हो, कोमल हो और जिसे अनुनासिक संयुक्त वर्णों से न लिखा जा सके वहाँ अर्ध अनुस्वार समझना चाहिए, उसे चंद्र बिंदु के साथ लिखना चाहिए। शिरोरेखा के ऊपर लिखी जाने वाली मात्राओं के सामान्यतः अनुस्वार नीचे लिखे जाने वाले मात्राओं के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग देखें, शिरोरेखा के ऊपर अनुस्वार होता है और शिरोरेखा के नीचे जो है वहाँ अर्ध अनुस्वार होगा। मैं, क्यों, है, उन्हें, उन्होंने, इन्हें, इन्होंने, किन्हें, किन्होंने, जिन्हें। ये जो कोष्टक दिया गया है उसके अंदर जो शब्द है वो हम पढ़ रहे हैं। कहाँ, आंगन, अंगना, जहाँ, गांधी, आंधी, आँख, माद, नाद, बांध, काख। तो यहाँ पे शिरोरेखा के नीचे अर्ध अनुस्वार है। इसके बाद का नियम है श, श या एवं स का प्रयोग। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे कौन सा स आता है, तो इसके लिए जो नियम है वो मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए ताकि आप जब लिखें तब अच्छे से स का प्रयोग कर सके। यदि किसी शब्द में स हो और उसके पहले अ या आ हो तो स नहीं बदलता। जैसे 10, पास, घास, विश्वास, इतिहास। ये जो शब्द है उसके पहले अ और आ है तो वहाँ पे स जो है एज इट इज़ रहेगा। जैसे लिखते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे ही। यदि य आ से भिन्न स्वर हो तो षटकोण का जो श होता है उसका प्रयोग होता है। जैसे प्रेषित, तो वहाँ पे क्या है, अ आ के अलावा दूसरा स्वर है। आकर्षित, तो वहाँ पे भी वो अलग स्वर है इसलिए वो श है। विषम, भूषण, आकर्षण, हर्षित, धनुष आदि। ह के पूर्व, ह वर्ग के पूर्व श का प्रयोग होता है। जैसे क्लिष्ट, विशिष्ट, नष्ट, कष्ट, भ्रष्ट, षडानन, षोडश आदि। रू के बाद
श का प्रयोग होता है, जैसे ऋषि, कृषि, वृष्टि, कृषक, तृषित, ऋषभ इत्यादि। आगे च वर्ग रहने पर श का प्रयोग होता है। श माने मींडे वाला स, जैसे निश्चिंत, निश्चय, निश्चल आदि। यदि श एवं श दोनों का साथ में प्रयोग हो तो पहले मींडे वाला श, उसके बाद षटकोण का श का प्रयोग होना चाहिए। यदि स भी रहे तो क्रमशः स, श और श होगा। जैसे हम देखें, कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। विशेष, शेष, शोषण, शीर्षक, विश्लेषण, संश्लेषण। देखिए यहाँ दोनों श है तो पहले मींडे वाला आया, उसके बाद श जो है वो षटकोण वाला आया। अगर हम इसके उल्टा लिखें तो वो गलत होगा। इसके बाद का नियम है क, ख, ग, झ और फ का प्रयोग। यहाँ पे जो अक्षर दिए गए उसके नीचे एक बिंदी लगाई हुई है, तो ये जो अक्षर है वो उर्दू में से आए हुए हैं। ये हिंदी भाषा में है, मगर उर्दू भाषा में से लिए गए हैं। ये जो शब्द है वो उर्दू से आए हैं। हम देखें, कत्ल, खबर, गरीब, जमाना, फ़कीर, कदम, खर्च, गलत, जमीन, फर्ज, कद्र, खानदान, गाफिल, जहर, फरमान, कलम, खुदा, गुस्सा, जिंदगी, फरेब, काबिल, खुश, गैर, नमाज, फुर्सत। ये जो सारे उदाहरण हैं वो ध्यान से देखें। उनमें फ, क, ख, झ के नीचे नुक्ता या बिंदी लगाई गई है। इन शब्दों के बगल में बिंदी केवल उनके उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए लगाई जाती है। अरबी फारसी भाषा के इन शब्दों को निर्देशित वर्णों का उच्चारण कोमल और हल्का होता है। इसके बाद है ड और ढ का प्रयोग। ड और ढ का प्रयोग है, उसमें डमरू, अकड़, डर, डाक, डाली, अकड़, बड़ाई, रणछोड़, झाड़, ढंग, गढ़, ढब, पढ़ाई, ढेरी, बाढ़, ढोल, सीढ़ी। ऊपर दिए गए नंबर 1 और 2 के शब्दों को ध्यान से पढ़िए। नुक्ता वाले ड और ढ के संबंध में यह बात याद रखने लायक है कि दोनों अक्षर कभी शब्द के शुरू में और अनुस्वार के बाद नहीं आते हैं। अब फिर से सुनिए। ऊपर दिए गए 1 और 2 के शब्दों को ध्यान से पढ़िए। नुक्ता वाले इन ड और ढ के संबंध में यह बात याद रखने लायक है कि दोनों अक्षर कभी शब्द के शुरू और अनुस्वार के बाद नहीं आते हैं। इसके बाद का हम देखें तो रूल्स है ह्रस्व दीर्घ की भूलों के उदाहरण। ई की जगह ई की भूलें देख ले पहले। ईस, ईस, कीस, कीस, झीस, झीस, चाहिए, चाहिए, निकट, निकट। यहाँ ऊपर शुद्ध और अशुद्ध लिखा हुआ है। आप अगर अशुद्ध तरीके से लिखेंगे तो यह गलत होगा, और सही तरीके से लिखेंगे तो आपका हिंदी जो है वो सही लिखा जाएगा। कोशिश, तो कोशिश में जो है ह्रस्व ई आएगा। गिरना, तो इसमें ह्रस्व आएगा। निकट में भी ह्रस्व आएगा। कठिनाई, कठिनाई में भी ह्रस्व ई आएगा। ह्रस्व माने छोटाई और दीर्घ माने बड़ाई। फिर, रिहा, लिया, बहिन, बहिन आप कैसे लिखेंगे? ब ह्रस्व ई ह न। विकट, विकट, विदित, तो वी और दी दोनों जो है वो छोटे ई हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ। मिलना, उसमें भी छोटे ई। विकसित, विकसित, दोनों में अंतर है। आप अच्छे तरीके से ये समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी हिंदी की जो मात्राओं की भूलें हैं वो खत्म हो जाएगी। दूसरा नियम है ई की जगह ई की भूलें। अशुद्ध में क्या है? चीज़, तो वहाँ पे छोटा ई नहीं आएगा, वहाँ दीर्घ आएगा। चीज़, नारी,
तो सॉरी, नारी में बड़ा ई आएगा। नींद, नींद में भी जहाँ पे उच्चारण का स्वर जो है थोड़ा लंबा होता है वहाँ पे दीर्घ ही आता है। जहाँ पे उच्चारण का जो स्वर है वो छोटा होता है वहाँ ह्रस्व ही आता है। सती तो दीर्घ आएगा, स्त्री तो दीर्घ आएगा, महीना तो दीर्घ आएगा। इसके बाद का पेज है नीचे, तो उसमें बड़ा ई माने दीर्घ आएगा। पीछे कीमत, तीसरा बीमार, नज़दीक, उसके बाद है यकीन, सॉरी, उसके बाद है बिनती, शरीर, गृहिणी, स्वीकार, हार जीत। अब तीसरा नियम है ऊ की जगह ऊ की भूले। हम लोग यह ऐसी भूलें करते हैं लिखने में, तो वो अच्छे से हम पढ़ते जाए और देखते जाए। तूने तो क्या आएगा, बड़ा ऊ, छोटा नहीं, दूध में भी बड़ा, पूज्य में भी बड़ा। ऊपर तो ऊ जो उसके ऊपर है वो बड़ा आएगा, छोटा नहीं आएगा। कानून, कानून में भी बड़ा आएगा। दूसरी, उसमें भी बड़ा ऊ आएगा, दीर्घ ऊ। पूछना तो बड़ा ऊ। फिजूल बड़ा ऊ। ज़रूरत तो बड़ा ऊ। भूल, भूल में भी बड़ा ऊ ही आएगा। सूर्य, हम सूर्य ऐसे लिखेंगे जैसे छोटा ऊ माने ह्रस्व ऊ, तो गलत होगा। शुरू, उसमें भी दीर्घ आएगा। हिंदू, उसमें भी दीर्घ आएगा। मालूम तो दीर्घ। मजमून तो दीर्घ। महसूस तो दीर्घ। प्रतिकूल तो दीर्घ। प्रतिकूल हम ऐसे भी लिखते हैं तो वो गलत लिखा गया समझा जाएगा। गौमूत्र तो बड़ा ऊ। अब छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ की भूले हम देखें। चौथा नियम है अशुद्ध, और शुद्ध देखें तुम, तो उसमें हमेशा छोटा आएगा। तूने होगा तो बड़ा आएगा। तुम्हारा तो छोटा आएगा। पहुंचना तो छोटा आएगा। पुजारी, उसमें भी छोटा आएगा। सुख, छोटा हुआ आएगा। सचमुच, छोटा हुआ आएगा। ह्रस्व दीर्घ की भूलों के निर्देशित उदाहरणों के अलावा कुछ और भूलों के उदाहरण और उनसे बचने की सामान्य नियम निम्नांकित है। मतलब और भी जो नियम है जो हम गलत तरीके से लिखते हैं वो नीचे पढ़ते जाएंगे। उसमें पहला नियम है संयुक्ता अक्षर के अंत्य स्वर पर भार हो तो उसके लिए उदाहरण। कुत्ता तो छोटा ऊ और त, आप दोनों देखें। गुच्छा तो उसमें भी छोटा ऊ आएगा। बिल्ली तो इसमें ह्रस्व आएगा, दीर्घ नहीं आएगा। सुस्त तो उसमें छोटा ऊ आएगा। किश्ती तो बड़ा, छोटा ई और लास्ट में बड़ा ई। चिट्ठी तो पहले छोटा आएगा उसके बाद बड़ा ई। नुस्खा, नुस्खा। लुफ्त, लुफ्त। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के रूपों में दीर्घ ई ह्रस्व ई में बदल जाती है। जैसे थाली है तो थाली अकेला लिखो तो क्या होगा, दीर्घ होगा। थालियाँ ऐसे लिखे तो क्या होगा, अब दूसरे शब्द देखिए। जिंदगी तो जिंदगी में क्या होगा, जिंदगी लिखे तो उसमें लास्ट में जो ई है वो बड़ा होगा, मगर जिंदगियाँ शब्द आए तो वो छोटा हो जाएगा। टोपी तो टोपियाँ। दासी तो दासियाँ। पोथी तो पोथियाँ, पोथी में जो है वो बड़ा ई होगा, मगर पोथियाँ जब हम लिखेंगे तब वो छोटा हो जाएगा। सदियाँ तो सदी अकेला लिखे तो उसमें दीर्घ आएगा, मगर सदियाँ लिखा जाए तो वो बड़ा हो जाएगा, सॉरी छोटा हो जाएगा। इसके बाद का नियम है संस्कृत में से आए हुए तत्सम शब्दों की अंत्य टी जो है अधिकतर ह्रस्व होती है। जैसे गति तो गति है वो छोटा नहीं लिख सकते हम, वहाँ बड़ा लिखना पड़ेगा। इसके बाद है मति, पति, रीति। यहाँ जो ई है
वो हमेशा संस्कृत में से जो शब्द आए हैं उसमें जो अंत्य ती मतलब लास्ट में जहाँ ती आता है वहाँ पे दीर्घ की जगह हस्व ही सच्चा है। भक्ति, हम भक्ति में ती ऐसे दीर्घ लिखे तो वो गलत होगा। स्थिति, स्थिति में दोनों ही जो ई है वो छोटी हो जाएगी। इसके बाद है चौथा नियम, श्रेष्ठतावाचक शब्दों का प्रत्यय इष्ट की जगह इष्ट होगा, ट की जगह ठ होगा। कनिष्ठ नहीं, गलत है, कनिष्ठ होगा। घनिष्ठ नहीं, घनिष्ठ। ज्येष्ठ तो धर्मिष्ठ, बलिष्ठ। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं लग सकते, जहाँ पे ट लिखा है वहाँ पे ठ का उपयोग करना होगा। इसके बाद ईय प्रत्यय में ई दीर्घ होती है, जैसे जातीय। ईय प्रत्यय है, प्रत्यय और उपसर्ग का एक पूरा प्रकरण है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे। जातीय, देशीय, प्रांतीय, वर्षीय, राजकीय, स्वर्गीय। तो यहाँ पे जो हम हस्व ई करेंगे वो गलत होगा, हमें दीर्घ ई का उपयोग ही करना पड़ेगा। इसके बाद का नियम है, सामान्यतः इक प्रत्यय में ई हस्व होता है, जैसे औद्योगिक, तो ई जो है वो हस्व होगा। इक प्रत्यय जहाँ पे है वहाँ पे हस्व ई का उपयोग होगा। ऐच्छिक, दैनिक, नैतिक, शारीरिक, स्थानिक, आप सभी शब्दों में देखें वहाँ पे हस्व ई है और प्रत्यय जो है वो इक प्रत्यय है, अंत में इक का उच्चारण होता है। उसके बाद का नियम है, सामान्यतः इन प्रत्यय में ई दीर्घ हो जाता है, ऊपर से उल्टा। अर्वाचीन तो वहाँ पे दीर्घ ई आएगा। नवीन तो दीर्घ ई, पराधीन तो दीर्घ ई आएगा, प्राचीन में भी दीर्घ ई आएगा। इन जहाँ पे लास्ट में आता है, अर्वाचीन तो इन जहाँ पे इन आता है वहाँ पे दीर्घ ई होता है। प्राचीन, कुलीन, स्वाधीन। इसके बाद है प्रत्यय संबंधी भूले। उत्कर्ष, उत्कर्षता तो वो अशुद्ध है, उत्कर्ष लिख प्रत्यय। औदार्य, उदारता। गौरव, धीरता। साम्य तो समता। सौजन्य तो सौजन्य। उपर्युक्त शब्दों के उदाहरण से पता चलता है कि भाव प्रत्यांत शब्दों के बाद प्रत्यय लगाना ठीक नहीं है। जो प्रत्यय है उसके बाद दूसरा प्रत्यय नहीं आता है। ऐक्य तो एकता, शुद्ध है वो, ऐक्यता नहीं है, एकता। कृपणता तो कापरण्य। दरिद्रता, दारिद्र्य। पौरुष, पौरुषत्व नहीं लिख सकते हम, पौरुष, पुरुषत्व। वैमनस्य, वैमनस्यता जो है वो गलत है। सौंदर्य तो सौंदर्यता है वो अशुद्ध शब्द है, उस तरह से हम नहीं लिख सकते। इसके बाद का नियम है हलंत का प्रयोग। हलंत किसे कहते हैं, पहले आपको वो समझना है कि हलंत का प्रयोग कहाँ पे होता है। हलंत माने जो शब्द के अंदर स्वर नहीं है। आप क लिखे, क के अंदर हलंत होगा तो उसमें अ का प्रयोग नहीं होता है, वो आप ठीक से समझ ले। यहाँ पे लिखा है मान, वान, हान। प्रत्यायंत शब्दों में हलंत का प्रयोग अवश्य होना चाहिए, जैसे श्रीमान तो न जो है वहाँ पे हलंत है, मतलब उसके अंदर अ स्वर नहीं है। आयुष्यमान, महान, विद्वान। પછી त, मम, उत प्रत्यायन तत्सम शब्दों में हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्वागतम, जगत, परिषद, पश्चात, शरद, सम्राट, विद्युत इत्यादि। ये दोनों प्रचलित है और सही भी। आप यहाँ पे जो शब्द है, दूसरे शब्द दिए गए हैं, उसमें कहा है कि दोनों ही सही है, वहाँ आप ह्रस्व दीर्घ दोनों लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुकान तो दुकान में आप ह्रस्व और दीर्घ दोनों यूज़ कर सकते हैं। अंजलि, अंजलि में भी दोनों यूज़ कर सकते हैं। सर्दी, सर्दी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी। तुरंग, तुरंग के ऊपर अनुस्वार है, यहाँ
अनुस्वार के बिना भी आप तुरंग लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल में ल जो है पूरा भी लिख सकते हैं, आधा भी लिख सकते हैं। विहंग, विहग दोनों लिख सकते हैं। आत्मा तो आत्मा, कलश तो कलश, मतलब वहाँ पे दोनों श लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। घबराना या घबराना। दंपति, दंपति। पृथ्वी, पृथ्वी। वशिष्ठ, वशिष्ठ। उषा, उषा। गर्मी, गर्मी। वर्दी, वर्दी। भुजंग, भुजंग। हलवा, हलवा। रियासत, रियासत। सोसाइटी, सोसाइटी। मुस्कान, मुस्कान में स आधा और पूरा दोनों लिख सकते हैं। मतलब ये जो शब्द है वो आप दोनों तरीके से सही है, उसमें गलत नहीं है। एकत्र, एकत्रित। ग्रस्त, ग्रसित। जाए तो जाए। पिंजरा, पिंजड़ा। सामान्यतः, सामान्यतया। अब जो है वो स्वाध्याय है। यहाँ पे आपको अच्छे से ये होमवर्क करना है कि आपको कितना समझ में आया। ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या एक बार फिर से पूरा लेक्चर जो है वो सुने, उसके बाद भी ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। स्वाध्याय जो है आपको अपनी बुक में, ग्रामर बुक में लिखना है। यह जो वर्तनी है यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।